हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को वन शॉट में कंप्लीट। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और जल्दी करते हैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट। और इसी के साथ साथ हमारा रिप्रोडक्शन जो यूनिट है नए वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वो खत्म होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो रिप्रोडक्शन वाला है हमारा। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11 पे वापस से जंप करेंगे और उसका जो सेकेंड यूनिट है जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हमारे पास में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जिसमें सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है, ये तीनों हम लोग फिर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एंड फिर अगेन हम लोग 12th पे जंप करेंगे और इसका सेकंड यूनिट खत्म करेंगे। तो ये हमारा प्लान है, एक यूनिट हम लोग 11th का, देन 12th का, देन एक यूनिट 11th का, देन 12th का, इस तरीके से करेंगे हम लोग। और ये भगवान की कृपा से कंप्लीट भी हो रहा है अच्छे से। और हाँ, आई होप आप लोग ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले दोनों पार्ट्स देख लिए हैं, क्योंकि बड़े चैप्टर था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बड़े चैप्टर होंगे तो उसको मैं कंप्लीट करूंगी 2 शॉर्ट्स में। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो वीडियो है ना वो 40 मिनट से ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं भी ये भी चाहती हूँ कि ये वाली जो वीडियो ये भी जो है 40 मिनट से ज़्यादा ना हो। हमारे पास 4 पेजेस हैं और इन 4 पेजेस को हमें 40 मिनट में कंप्लीट करना है। ओके, सो एक्चुअली हमारे पास 10 पेजेस है, 4 पेजेस नहीं है। मैं ऐसे काउंट करी थी, ये आगे पीछे दोनों का एक पेज, उस हिसाब से हमारे पास में लाइक 5 पेजेस हैं। ठीक है, बट ये हम लोग समरी तो करते नहीं है। समरी का जो है अलग से सेशन बनाने का मैं सोच रही हूँ, क्योंकि समरी भी है ना जो कभी कभी आपका क्या है ना कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन डाला होगा मेरे अगर शॉर्ट्स में आप देख रहे हो, तो एक मैंने क्वेश्चन डाला था, मैंने डाला था कहाँ से, आई थिंक लोकोमोशन से मैंने एक क्वेश्चन डाला था जिसमें एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन पूछ लिया था। ठीक है, या फिर एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल पूछ लिया था आपसे। तो मतलब उसमें क्या होता है मसल का एनाटॉमिकल यूनिट, तो बहुत जना सार्कोमियर मार के आ गए थे, बट एक्चुअल में था वो मसल फाइबर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको एक्चुअल एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी पूरी लाइन, वहाँ पे सार्कोमियर को डाला है यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन में। ठीक है, लेकिन यूनिट एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल कहीं नहीं डाला हुआ है, वो डाला है आपके समरी सेक्शन में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि समरी सेक्शन में से भी हमारे क्वेश्चन बनने के चांसेस। और समरी सेक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो एनसीईआरटी आप पूरा पढ़ लोगे ना, फिर भी आप जब तक समरी नहीं पढ़ोगे वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा आपका। ठीक है, इसीलिए ये तो जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने लोकोमोशन का। इस तरीके से 2-3 और चैप्टर में से आए हुए हैं आपका। एक आई थिंक सर्कुलेशन से भी आया हुआ है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको बता दूंगी। वैसे तो मैं इसमें समरी भी डाल देती हूँ कि आपको अगर पढ़ना हुआ या फिर मुझे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई समरी में तो समरी हम लोग कर लेंगे उस टाइम पे ही। लेकिन ऐसे प्रॉपर जो समरी का एक सेशन मैं लगाऊंगी जिसमें मैं कोशिश करूंगी यूनिट वाइज समरी को करेक्ट करने का। जैसे एक रिप्रोडक्शन का लगाया तो एक ही रिप्रोडक्शन में जो 3-4 चैप्टर्स है रिप्रोडक्शन के, उसकी समरी मैंने कंप्लीट करा दी एक सेशन में। ठीक है, तो मैं इस तरीके से करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ और शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा सेशन। चलो, तो हमारे पास में सबसे पहले आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारे पास में आ रहा है सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें कहा क्या जा रहा है हमारे पास में WHO, दैट इज हु ने हमें क्या कहा है, हु ने हमें कहा है कि हमारे पास में जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिजीज फ्री होना हमारे पास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे। मतलब हम लोग में अगर मान लो डिजीज नहीं है, सर से पांव तक हमारे पास में डिजीज एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग हेल्दी हैं। ठीक है, एक पर्सन को हेल्दी कहने का क्या क्या रिस्पेक्टिव में हम लोग उसे प्रॉपर तरीके से हेल्दी कह सकते हैं। तो हमारे पास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स। रिप्रोडक्शन में उनको हेल्दी होना चाहिए, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वे में इनको हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल मतलब शरीर से फिट होना चाहिए, इमोशनल मतलब मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ उनके पास होनी चाहिए। देन बिहेवियरल मतलब सबसे अच्छे से मुस्कुरा के हंस के बात करे, किसी से किचकिच ना करे। देन सोशल मतलब आपका जो आपके आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं उनसे अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनसे अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये 4 तरीके में हम लोग फले फूले होंगे तो हम लोग गुण से भरे हुए हैं अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक बताया गया कि एक फैमिली प्लानिंग है जो हमारे पास स्टार्ट होती है इन 1951 में हमारे पास में फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है। क्यों, अभी मैं बताती हूँ आगे ऐसा क्यों होता है। देखो, मैं ये पूरा कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हम बताना चाहते हैं पॉपुलेशन के बारे में। ये देखो जी, ये था सबसे भयंकर हमारे पास में पॉपुलेशन ग्राफ जो आ रहा है। ग्राफ बेसिकली आपको डाटा बताया जा रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, वर्ल्ड में अगर हम पॉपुलेशन का बात करें तो 1900 में अगर बात करें तो 2 बिलियन था। 1900 में हमारे पास में वर्ल्ड का पॉपुलेशन था जो वो 2 बिलियन था। इंडिया की बात करें तो इंडिया की हम 1900 से बात नहीं करते, इंडिया की हम 1947 से बात करते हैं। क्यों 1947 से? क्यों,
क्योंकि 1947 में हमारे पास में हमें आज़ादी मिली थी और हम लोग एक प्रॉपर नेशन बन के सामने आए थे, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के सामने आए थे। और यहाँ से हम बात करेंगे क्योंकि इससे पहले तो हमारे पास में बहुत अंग्रेज रहते थे ना इंडिया में, तो वो लोग क्या क्या गुल खिलाए हैं कहाँ कहाँ, ये तो हमें नहीं पता। हमें क्या पता, हमें ये पता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंस था वो 1947 से आया, तो इसके बाद वाली जिम्मेदारी भैया हमारी है, लेकिन इससे पहले तो अंग्रेज क्या करके गए क्या नहीं करके गए ये हमें नहीं पता। तो अगर 1947 से हम लोग देखें तो हमारे पास में 350 मिलियन पॉपुलेशन था हमारे पास में, ठीक है। 1947 में हमारे पास में 350 मिलियन पॉपुलेशन था। अब आ जाओ भैया, 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन और 1947 में इंडिया का पॉपुलेशन 350 मिलियंस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हम लोग आते हैं 2000 में। 2000 में तो इंडिया भी इंडिपेंडेंट थी और वर्ल्ड का भी कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, तो वर्ल्ड में था 6 बिलियन, मतलब 100 साल के अंदर हमने 3 गुना जंप मारा, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है। सबका पाप एकदम सामने आंखों के। और इंडिया में जो था ये 2000 में 1 बिलियन, मतलब पूरे वर्ल्ड का 1/6 हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जी भैया एकदम, मतलब हमारा इधर 50 जोड़ लो इधर 3, 53 ईयर्स में हमने कितना तगड़ा जंप मारा है 1 बिलियन का। हाँ मतलब पाप तो एकदम हमने कसम खा ली थी कि भैया पाप करने हैं हमें। हाँ, हर घर से 10 बच्चे निकल रहे थे, हर घर से ऐसे, मतलब बच्चे ना हुए मुर्गा मुर्गी हो गए, इधर से 6 उधर से 6 उधर से 8 निकल रहे, उधर से 10 निकल रहे हैं। हाँ तो मतलब ये हो गया था हमारे 2000 तक आते आते। देन 2011 की बात करें तो जितना भैया 100 साल में नहीं हुआ ना, उतना तो लगभग हमारे पास में जो है लाइक हमारे पास में 100 साल में कितना 6 बिलियन बढ़ा, यहाँ पे 11 साल में 1.2 बिलियन और बढ़ गया हमारे पास में। 6 साल में हमारे पास में कितने बिलियन बढ़े, हमारे पास 4 बिलियन बढ़े ना, सॉरी एक साल में एक मिनट रुक जाओ बच्चा, 100 साल में हमारे पास 4 बिलियन बने, यहाँ 11 साल में मतलब 2000 तक आते आते 6 बिलियन हो गए हमारे पास में, ठीक है। और 2011 आते आते हमारे पास 7.2 मतलब 1.2 बिलियन से जंप मारा है पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन। इसके बाद में इंडिया का बात करें अगर हमारे पास में 0.2 बिलियन से जंप मारा है हमारे पास में, 1.2 बिलियन हो गया था। समझ में आ रहा है इसका मतलब? इसका मतलब बहुत तगड़ा हम लोग ने जो है आजादी के बाद से जंप लगाया है और एकदम कतई पीछे मुड़ के हमने देखा नहीं, ठीक है। ये सब क्यों हुआ, मतलब इतना तगड़ा जंपिंग, मतलब इतना पॉपुलेशन अचानक से वास्ट तरीके से जो है ये बूम किया है हमारे पास में, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि पहला तो हमारे पास में यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ गया, मतलब अब लोग कम मर रहे हैं। हाँ, डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन कर गया, ग्रोथ रेट बढ़ गया, बर्थ रेट बढ़ गया हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारे जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया हमारे पास में। क्या क्या स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया हमारे पास में? कुछ स्लोगन चलाए हमारे पास में, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। उसके बाद में बहुत सारे अर्बन जगहों पर, अर्बन प्लेसेस पे क्या हुआ, 1 चाइल्ड नॉर्म, मतलब हम दो लेकिन हमारा एक ही, ठीक है। सेक्सुअलाइजिंग मैरिजेबल एज, हमने क्या कर दी, मैरिजेबल एज बढ़ा दिया। पहले क्या क्या था, बाल विवाह होते थे, अब हमने बाल विवाह को रोकने के लिए, क्योंकि देखो बाल विवाह अगर हो रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ने अभी तुम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा तो एक चीज आइडिया लगी होगी तुम लोगों को कि एक टाइम आता है जब वुमेन्स का जो होता है ना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, 50-52 के आसपास में आते आते जनरली जो होती है सारे वुमेन्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, ठीक है, नेचुरली। लेकिन मेल जो है उसका स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ना, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है वो थ्रू आउट द लाइफ चलते रहता है। जब से जन्म लिया, प्यूबर्टी हिट करने के बाद जब तक वो मर नहीं जाता बंदा, तब तक उसके अंदर में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और वो स्पर्म कतई भगवान की कृपा से पूरा एकदम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहेगा। अगर वो पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो वो स्पर्म भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहेगा, और वहां पे जो है हमारे पास में क्या बोलते हैं, वो स्पर्म में कैपेसिटी होगी फर्टिलाइजेशन करने का और बच्चे का खुशखबरी देने का। लेकिन फीमेल जो है 50 से 52 ईयर्स में क्या होती है आपकी, मेनोपॉज आ जाता है, तो उनका फिर रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो अगर आप सोचो कि बाल विवाह करा रहे हो तो एक लड़की का 12 से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल केसेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो जो जिस लड़की को 20 साल में शादी करनी थी वो 12 साल में उसकी शादी करा दो, हाँ, और लड़का थोड़े बड़े एज ग्रुप का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। पहले के टाइम में यही होता था ना कि लड़कियां जनरली छोटी उम्र की होती है और लड़के और लड़कियों के बीच में गैप काफी होता था, 10-10 साल का, 12-12 साल का, हाँ कहीं कहीं तो 15-15, 20-20 साल के भी गैप देखे कि बच्ची छोटी से बुढ़े से शादी करा रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्ची तो अभी छोटी है, अभी उसने अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल हिट किया है,
सॉरी प्यूबर्टी हिट किया, अब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हुआ और उसी टाइम से अगर उसको कॉपुलेशन हो गया उसके साथ में, तो मतलब 12 साल की, जिस लड़की को 20 साल में जाके शादी करनी चाहिए थी, 21 साल तक वो प्रेग्नेंट होती और फिर उसके बाद जो भी अपना होता फैमिली चलाती, वो लड़की 12 साल से इन चीज़ों में ढकेल दी गई है। ठीक है, 12 साल से वो लड़की क्या हो रही है, उसके साथ कॉपुलेशन हो रहा है, वो प्रेग्नेंट हो रही है 12 साल से, मान लो 15 साल आते आते एक बच्चा हुआ, 20 साल में जाते जाते और 2 बच्चे आ गए। तो मतलब जिस लड़की को 20 साल में अपना फैमिली स्टार्ट ही करना था, वो 12 साल में स्टार्ट कर रही है, तो वो लड़की कितना, मतलब अगर हमारे पास में कुछ भी ऐसा रोकने का बैरियर नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है प्रिवेंशन का, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि स्टेरिलाइजेशन वगैरह नहीं होती थी, तो मतलब ये चीज़ें कंटिन्यू चलते रहती। तो इसमें क्या होता हमारे पास में कि इसके बाद में हमारे पास में क्या होता कि हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती रहती है, और जिस लड़की को 20 के एज में अपना जो है फैमिली बढ़ाना होता है, वो 12 साल से कर रही होती है। ठीक है, तो ये लगभग मैंने 2-3 बार आपको बता दिया। तो अब एक आपको क्लियरिटी मिल रही होगी कि जो बच्चे पैदा होने चाहिए थे वो 20 साल से, अभी हम 12 साल से हो रहे हैं, तो 20 साल की उम्र में तो और बच्चे कर सकती है वो। तो मतलब एक कॉमन माइंडसेट से हम लोग देखें तो जो लड़की अगर मान लो कि 3 या 4 बच्चे पैदा करती, वो लड़की अब 6-6 बच्चे पैदा कर रही है, 7-7 बच्चे पैदा कर रही है, कहते लड़की ना होकर मुर्गी हो गई अंडे देने वाली। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास में। तो इसीलिए हमने क्या किया कि फीमेल का जो एज है वो बढ़ा दिया, मैरिजेबल एज को 18 कर दिया, और मेल के मैरिजेबल एज को 21 कर दिया कि ले बेटा तेरा 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं करनी और 21 साल से पहले लड़के की शादी नहीं करनी। तो अभी थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, बट फिर भी छुप छुपा के तो बहुत सारी जो है बाल विवाह हो रहे थे, चाइल्ड मैरिज हो रहा था, इवन दो चाइल्ड अब्यूज भी हो रहा था। मतलब बहुत सारे केसेस है जो मतलब इन चीज़ों में निकल के बाहर है। तो इसलिए अब क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे पास में लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ के नसबंदी करा रहे हैं। चलते फिरते लोग से पूछ रहे हैं आपके कितने बेटे हैं, तो हाँ भैया हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, तो 2 बच्चे हो गए, चलो भैया इसको उठा के ले जाओ के नसबंदी करा दी है इसकी। हाँ, तो मतलब पहले के टाइम में क्या था ना कि लोगों में ना एक मिसकंसेप्शन भी था। मिसकंसेप्शन ये था कि अगर मान लो हम नसबंदी करा लेते तो जनरली मेल में ये देखा गया कि उनका जो है ना मर्दाना इफेक्ट जो है वो चला जाएगा। मतलब उनको ऐसा लगता था ना कि वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं ना, तो ये अपना जो है मेल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं वो, कि मतलब वो ले भाई कोई अगर सामने से आके बोलता तो क्या उखाड़ लेगा, मेरे 4 बेटे हैं, तो दूसरा वाला बोलता था ले भाई तेरे तो 4 है ना, मेरे 6 हैं। तो मतलब ये अपना मेल स्ट्रेंथ दिखाते थे वो कि कितने बच्चे कर सकते हो उतना हमारा मेल स्ट्रेंथ है। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर हम स्टेरिलाइजेशन करा लेंगे तो हमारा जो है मेल स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो जाएगी, हमारा मर्दाना इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा बेसिकली। लेकिन हमें पता है जो वो स्ट्रेंथ आपकी आती है, लाइक पहले के टाइम में ये थिंकिंग थी, लेकिन अभी के टाइम में हमें पता है कि वो जो मस्कुलरिज्म होता है बॉयज़ का, वो सब ये स्पर्मेटोजेनेसिस से नहीं होता है, वो सब किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से। तो अगर आप स्टेरिलाइजेशन करा रहे हो तो हार्मोन्स जो है, स्पर्म ना आपका वास डिफेंस से आता है, तो अगर स्टेरिलाइजेशन कराते हो वास डिफेंस करता है, लेकिन आपका हार्मोन जो वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट होता है, तो ब्लड में तो हमेशा हार्मोन आएगा, आप चाहे स्टेरिलाइजेशन कराओ या ना कराओ। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का ये मतलब पहले के टाइम में बहुत सारे जो है आपके सेक्स एजुकेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता था, इस वजह से भी और चीज़ें गलत होती थी। तो मतलब पुराने लोग जो कहते आ रहे हैं वही जनरेशन चलती जा रही है कि नहीं हमारे यहाँ पे जो है स्टेरिलाइजेशन नहीं होती है, नसबंदी नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। और फीमेल तो वैसे भी इन सारी चीज़ों में बहुत मतलब छुप छुपा के रहना, पर्दा सिस्टम चलता था। हाँ, घूंघट में रहती थी लड़कियाँ, पर्दे के पीछे रहती थी, जल्दी लोगों के सामने नहीं जाती थी बेटियाँ, तो अपने पापा से भी प्रॉपर तरीके से बात नहीं करती थी। मतलब ये चीज़ होता था प्रॉपर तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि बेइज्जती करके बात करें, मतलब बात ही नहीं करती थी, नज़र झुका के एकदम, कुछ काम हुआ तो बोला, नहीं तो नहीं बोला, तो मतलब ऐसा सिस्टम चलता था। ठीक है, तो इसी के बाद में हमारे पास में बहुत सारे सिस्टम जो है, मेथड्स जो हैं, ये जो हमारे पास में अचानक से जो पॉपुलेशन बूम हुआ, इसमें क्या होता था कि पहले स्टेरिलाइजेशन के लिए पैसे भी देते थे लोग कि हाँ भैया लो 500 रुपये ले लो और स्टेरिलाइजेशन करा लो, मतलब नसबंदी कराने जाओ ना अपने मन से, तो आपका क्या होता था कि आपको पैसे मिलते थे। तो बहुत लोगों ने मतलब इसमें भी अपना अच्छा जो है क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन दिखाया, अपना परफॉर्मेंस इसमें दिखाया। तो मतलब कहने का मतलब कि बहुत लोग समझ रहे थे, लेकिन बहुत लोग अभी भी नादान थे। आज के टाइम पे तुमको नादान लोग मिल जाएंगे यार, तो पहले के टाइम में तो और अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलती थी, तब तो लाजमी सी बात है मिलना। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ, हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स आए हमारे पास में कि हाँ भैया अब अचानक से पॉपुलेशन इतना बूम कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो मेथड्स निकालने पड़ेंगे। तो इसीलिए अब हमारे पास में कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड हम लोग देखेंगे नेचुरल मेथड, देन हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग नेचुरल मेथड, उसके बाद बैरियर मेथड, देन उसके बाद में आईयूडीज देखेंगे, पिल्स वगैरह देखेंगे, केमिकल मेथड, देन हमारे पास में स्टेरिलाइजेशन, सर्जिकल मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। आज मैं फटाफट से तुम लोग को बता दूं, और बहुत इजी है ये सारी चीज़ें, एकदम आराम से समझ में आएंगी। पहला हमारे पास में नेचुरल मेथड, जिसमें सबसे पहला है
पीरियोडिक एब्सटिनेंस मतलब मैंने याद करो, आप लोग ने अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट मुझसे देखा होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको बताया था फर्टाइल पीरियड। अगर मान लो आपका 30 दिन का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, आपका 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है अगर आपका, तो उसमें मैंने बताया था कि जिस दिन ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन वाला डे कैसे निकालोगे, तो जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जितना लंबा है, मान लो 30 दिन का है, तो उसमें से माइनस कर देंगे 14 डेज, और जितना आपका जो दिन आया, जैसे 16 आ जाएगा, हाँ 30 दिन का है, माइनस करोगे 14 तो 16 आ जाएगा हमारे पास, तो 16 से 2 दिन पहले और 16 से 2 दिन बाद का टाइम पकड़ लो, ठीक है, 2 या 3 दिन पहले 2 या 3 दिन बाद का टाइम पकड़ लो, लगभग 7 दिन का एक हफ्ते का टाइम पीरियड पकड़ लो, ठीक है। जैसे 16 से 3 दिन पहले हमारे पास में क्या आ जाएगा, 15, 14, 13 और 16 के 3 दिन बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा, 19 तक में 19, हाँ तो 13 से 19 तक का जो पीरियड है हमारे पास में फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है। तो इस दिन पे हमें सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, अगर हमें प्रेगनेंसी अचीव नहीं करनी है तो इस टाइम पे हमें कॉपुलेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो ये नेचुरल मेथड है, इसमें आपको कोई बाहर से चीज नहीं लेनी चाहिए, ये खुद आप प्रिवेंट कर रहे हो चीज, ये प्रिकॉशन है जो लेना चाहिए। दूसरा है हमारे पास में विड्रॉवल या कोइटस इंटरप्टस, मतलब आपने पूरा जो है कार्यक्रम कर लिया और जब आपका इजैकुलेशन होने वाला था उसी टाइम पे जो है अपना पेनिस जो है वजाइना से बाहर निकाल दिया और जो इजैकुलेशन है वो वजाइना के बाहर किया। लेकिन ये कहते हैं कि ये सबसे घटिया मेथड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो है ड्यूरिंग कॉपुलेशन हमारे बॉडी में मेल के बॉडी में पहले से जब पहली बार जब स्पर्म वगैरह आप पास करते हो, ठीक है, मान लो आपका एक बार आपने सीमेन पास किया और दूसरी बार आप जो है कॉपुलेट कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ सिक्रीशन और जो है मेल की बॉडी से बाहर आती है, तो उसमें कुछ स्पर्म्स रहते हैं, तो मतलब इसमें बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी थोड़े चांसेस हैं कि आपका जो है फर्टिलाइजेशन हो जाए। इसके बाद है लैक्टेशनल एमोनेरिया। इसमें क्या होता है, आपका एक बच्चा हुआ है और जब तक वो बच्चा आपका फीड करता है, ठीक है, लगभग 6 महीने का टाइम बोलते हैं कि लगभग आपका जो बच्चा फीड करता है या फिर प्रेगनेंसी से 6 महीने तक का टाइम जोड़ लो, इस टाइम पे क्या होता है कि आपका बहुत कम चांसेस है प्रेगनेंसी होने का, लेकिन यही 6 महीने तक ही वैलिड होता है। इसके बाद में फिर आपका ये चीज़ आपका काम नहीं आएगा। तो जब से आपका एक प्रेगनेंसी हुआ है उसके 6 महीने तक में अगर सीमेन सिक्रीट करते हैं विजाइना के अंदर तो बहुत कम चांसेस है फर्टिलाइजेशन होने का। अगेन ये है नेचुरल मेथड, इनके साइड इफेक्ट 0 है, लेकिन फेलियर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कॉन्डम्स आते हैं फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। ये 1 टाइम यूजेबल होते हैं, लैटेक्स से बनते हैं, ठीक है। और इंडिया का जो एक पॉपुलर सबसे पहला जो है ब्रांड दैट इज निरोध, हाँ, और एक और है रक्षक एंड शेरा, आई थिंक, हाँ, शेरा और रक्षक, ये 2 भी हैं, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम्स का। ये लैटेक्स से बनता है, लैटेक्स सीड से, और ये पेनिस के ऊपर में या वजाइना के ऊपर में रखा जाता है और कॉपुलेशन के टाइम पे, ठीक है। ये बैरियर का काम करती है और साथ साथ ये STDs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी आपका क्या करती हैं, प्रिवेंशन करती हैं, ताकि आपका जो है बॉडी फ्लूइड जो है वो मैच ना करे, एक साथ में मिक्स ना हो। तो इससे क्या होता है, STD से भी आप सुरक्षित रहते हो, ठीक है। इसके बाद में डायफ्राम और सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स वगैरह जो है ये फीमेल में यूज होता है और इसको सर्वाइकल ओपनिंग के पास में लगाया जाता है। अगेन ये जो है ये आपका STD से सुरक्षा नहीं देती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो फ्लूइड है वो ये आपका मिक्स करता है, ठीक है। कॉन्डम्स क्या होता है, पूरा बैरियर लगा लेता है, लेकिन ये आपका वॉल्ट है या फिर सर्वाइकल कैप है, आपको सिर्फ सर्विक्स को कवर करेगा, लेकिन वजाइनल एरिया तो पूरा आपका कॉन्टैक्ट में रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनके साथ में हम लोग स्पर्मिसाइडल क्रीम भी यूज करते हैं जो कि स्पर्म को मारने का काम करता है, ठीक है। ये बैरियर मेथड है, ये आपको पूरा प्रोटेक्शन देता है और पूरी प्राइवेसी भी देता है यूज करने वाले को। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जरूरत नहीं है जाने की कि भैया कैसे लगाते बता दो, ठीक है, ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस IUDs, जो कि इंडिया में यूज करने वाला सबसे ज्यादा इंडिया में जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में नॉन मेडिकेटेड, जैसे लिपीज लूप, याद आपको ये डायरेक्ट करना है, ठीक है। इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, डायरेक्ट आपको याद करना है, जो समझने वाली है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। लिपीज लूप है नॉन मेडिकेटेड में। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग में हमारे पास आ जाएगा कॉपर T, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा हार्मोन रिलीजिंग LNG20 प्रोजेसर्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें आता है IUDs में जो हमारे पास में कॉपर रिलीजिंग होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कॉपर आयन जो है ना ये आपका स्पर्म की मोर्टिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। कॉपर आयन जो है स्पर्म की मोर्टिलिटी को कम कर देता है और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होता है वो कम कर देता है। उसके बाद में हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज ये यूट्रस को हॉस्टाइल बना देता है, मतलब यूट्रस को इम्प्लांटेशन लायक छोड़ता ही नहीं है, उसको खराब कर देता है कि इम्प्लांटेशन उसमें
हो ही ना, तो इस तरीके से वो हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक है, एक चीज और दिया होगा यहाँ पे, यहाँ ये देखो, यहाँ पे आपका प्रेगनेंसी डिले कर सकती है या फिर 2 चिल्ड्रन के बीच में स्पेस करना हो तो सबसे बेस्ट है आईयूडीज। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने एक प्रेगनेंसी हुई आपकी, ठीक है, अब चाहते हो कि 3 साल तक आपकी दूसरी प्रेगनेंसी ना हो, 3 साल या 4 साल तक, तो उस हिसाब से अलग अलग टाइप के आईयूडीज आते हैं जिनकी लाइफ होती है। ठीक है, आपको 3 साल तक चाहिए या 5 साल तक, मैक्सिमम मैंने आई थिंक 5 साल तक सुना है, उससे ज्यादा नहीं होता, या फिर होती भी होगी तो मेरे नोन में नहीं है ये चीज। ठीक है, मैंने 5 साल तक सुना है, वो भी सुना है मैंने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से नहीं, ऐसे इधर उधर से मैंने सुना है, अपने पढ़ते टाइम पे सुना है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि मतलब उसकी लाइफ होती है, आप 2 साल के लिए लगवाना चाहते हो या 3 साल के लिए लगवाना चाहते हो या 5 साल के लिए लगवाना चाहते हो, तो अपना उस हिसाब से आप लगवा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मान लो एक प्रेगनेंसी हुई आपकी, अब आप चाहते हो कि 5 साल का एक गैप ले ले बीच में बच्चों के, तो आप एक आईयूडीज लगा लो, 5 साल तक एकदम दिमाग फ्री रहेगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद ये हमारे पास में आता है पिल्स। पिल्स में कुछ नहीं होता हमारे पास में, या तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दिया जाएगा आपको, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मिला करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एक सबसे मस्त सी चीज आती है आपके पास में, सहेली पिल्स को। ये होता है पिल हैव टू टेक इन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। 21 डेज आपको जो है ये पिल्स लेने पड़ते हैं, और आपका 21 डेज के बाद जब मेंसेस चालू होते हैं तो 7 दिन का जो होता है ये या तो आपको गैप दे दिया जाएगा या फिर इसमें आयरन की टैबलेट्स दे दी जाएंगी आपको, वो आपको करना है। जैसे अगर मान लो ये जनरली इस टाइप की जो पिल्स होती है ना, वो कुछ इस तरीके की होती है। मान लो ये आपके पिल्स हैं, इसमें ऐसे जो है वो एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ। देखो ये मान लो आपके पास में जो है, कहाँ गया, ये मान लो आपके पास में जो है पिल है, ये आपकी पिल वाली गोली है, ये मान लो आपकी है। ठीक है, इसमें मान लो आपको 21 दिन का दे दिया टैबलेट। ठीक है, आपको मान लो 21 दिन का जो है टैबलेट दे दिया। इक्कीस दिन का मान लो ये आपको टैबलेट दे दिया। ठीक है, और इसके बाद में आपके पास में 7 दिन जो आपके मेंसेस चलेंगे ना, उस मेंसेस के टाइम पे आपको आयरन टैबलेट्स दे दिए जाएंगे, ताकि वो मेंसेस में जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रिकवर कर लिया जाए। ये मैंने ऐसे ही गोले बना करके दिखा दिए, ये प्रॉपर एक आपका ऐसे मिलेगा, पिल का जो है पत्ता मिलेगा, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। मैं, हाँ मेरे पास है क्या कुछ दिखाने के लिए, वो ऐसे दवा का तो है नहीं फिलहाल मेरे पास पत्ता। मान लो ये आपके पास में जो है पिल का आपको मिल गया पैकेट्स, तो ऐसे रहेगा आपको 21, ऐसे एक लाइन छोड़ देना, बाकी इधर 21 जो टैबलेट्स रहेंगे ना उस पर लिखा रहेगा डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 21 तक लिखा रहेगा। और इसके बाद में जब आपके मेंसेस चालू होंगे तो रेड कलर की अलग से 7 गोलियां होंगी। तो इसमें क्या करना है, डे 1 पे आपको पहला टैबलेट ही खाना है, डे 2 पे आपको दूसरा टैबलेट ही खाना है। मान लो डे 3 पे आपका गलती से छूट गया पिल, मान लो घर में कोई फंक्शन हो गया या फिर कुछ हो गया, कहीं बाहर जाना पड़ा, भूल गए खाना, ठीक है, तो आपको थर्ड पिल खाना ही नहीं है, आपको डे 4 वाला, 4th डे पे 4 वाला, ये नहीं कि 4th डे पे 3rd वाला हमने पिल खा लिया। इंडिया में बहुत होता है ना कि एक दिन का जो है डोज अगर छूट गया तो दूसरे दिन पहले दिन का भी ले लेंगे और दूसरे दिन का भी ले लेंगे, हम लोग दोनों डोज मिला के एक दिन ही ले लेंगे कि पूरा एकदम ऐसे है ना जो मेकअप हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। ये सारे पिल्स जो होते हैं आपका लेवल उस तरीके से आप मेंटेन करके पिल्स में देते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन उस तरीके से लगा के देते हैं कि पहले दिन आपको इतना कॉन्सेंट्रेशन लेना है, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना। तो तीसरे दिन या चौथे दिन अगर आप उस दिन खाना भूल जाओ तो वो चौथे दिन वाला टैबलेट खाना ही नहीं है, फिर 5वें दिन आपको 5वें दिन वाला टैबलेट खाना है, चौथे दिन वाले को छूना भी नहीं है फिर। तो इस तरीके से पिल का जो होता है ये मैकेनिज्म होता है। इसमें आपको दिया गया है सहेली पिल का एग्जाम्पल, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है, ठीक है, ओरल पिल है, वंस अ वीक पिल है ये, और नॉन स्टेरॉइडल है। प्रोजेस्टेरोन अलोन और विद अ कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन ये हम लोग को दिया जाता है। इंजेक्शन और इम्प्लांट भी होता है, पकड़ा आपका हाथ, ठीक है, एक छोटा सा इस एरिया में या फिर आपके यहाँ वाले एरिया में आपका कट लगाया जाएगा, उसमें एक पतले पतले इस तरीके के जो है स्टिक्स टाइप के रहेंगे, इसको वहां घुसा दिया जाएगा उस इंसिजन में, छोटा सा, मान लो ये वाला एरिया है, ठीक है, मान लो ये वाला एरिया है, इसमें क्या किया हमारे पास में छोटा सा जो है इंसिजन लगाया। मान लो ये वाला एरिया, इसमें मेरा छोटा सा जो है, मान लो ये वाला एरिया, इसमें छोटा सा जो है इंसिजन लगा दिया, ठीक है, इसमें इंसिजन लगाया छोटा सा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास में जो है ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे,
ये वाले इस तरीके के छोटे छोटे स्टिक्स है, उसको घुसा देंगे और फिर इसको आपका क्या करेंगे, सिल देंगे। फिर इसको सिल दिया और ये हमारे पास में क्या बन गया, इम्प्लांट बन गया। ये आपको कुछ महीनों तक में आपका धीरे धीरे क्या होगा, आपके ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीट होते रहेगा। इसमें हार्मोन का ही ये पूरा बना हुआ रहता है। इसमें जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये हार्मोन के जैसे टैबलेट्स आप ओरली खाते हो ना, ये आपको धीरे धीरे आपका जो है ब्लड में सिक्रीट होते रहेगा। तो ये हमारे पास में इम्प्लांट हो गया। देन स्टेरिलाइजेशन हमारे पास में आ जाता है, दैट इज वासेक्टॉमी इन मेल एंड ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल। वास डिफरेंस मेल में होता है तो वासेक्टॉमी इन मेल, और फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो फीमेल में होता है तो ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल। एक मिनट और कुछ बाकी रह गया इधर से। ये जो वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी है ना, ये आपको ना मतलब 100% गारंटी देती है कि इससे आपको कोई भी फेलियर नहीं होगा, लेकिन इसका पुअर रिवर्सिबल है, इसमें आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें जो है आपको दिया गया है थोड़ा सा ये वाला जो है ये देख लेना है। ठीक है, नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ population. However, these possible ill effects like nausea, abdomen pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer through not very significant should not be totally ignored. ऐसा बहुत significant तो देखने को नहीं मिला कि जैसे breast cancer हो गया या फिर menstrual bleeding जो है irregular हो गई या फिर बहुत ज़्यादा bleeding हो गई, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें देखने को मिलती है। और ऑब्वियस सी बात है यार, आप कुछ भी चीज़ जो है नेचर के अगेंस्ट करोगे तो नेचर उसका इफेक्ट तो दिखाएगा ना। हाँ, तो आप ये जो है ना, आप रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर चाहती है ये प्रोसेस हो, और उस चीज़ को अगर आप रोकोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो है इल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। विद दिस वी आर डन विथ कंट्रासेप्टिव मेथड्स, और हम लोग अब चलेंगे MTP पे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो नियरली 45 to 50 मिलियन MTPs जो होता है परफॉर्म होती हैं पूरे वर्ल्ड में एक साल के अंदर में। ठीक है, जिसमें से 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। मतलब अगर मान लो 100 प्रेगनेंसी हो रही है ना, 100 प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें से 20 प्रेगनेंसी जो है ना MTP में चली जा रही है। मतलब 100 प्रेगनेंसी हुई, उसमें 20 प्रेगनेंसी जो है उसको MTP करा दिया गया, टर्मिनेट करा दिया गया। मतलब बच्चे कितने हमारे पास में बच गए, 20 को हटा दिया, 80 प्रेगनेंसी ही बच गई। ऐसा होता है MTP में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse। अब MTP को जब लाया गया ना पहले, तो फीमेल फर्टिसाइड बहुत ज़्यादा होने लगे थे। मतलब पहले चेक कराते थे एमनियोसेंटेसिस के थ्रू कि जो है बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल। फीमेल होती थी तो उसको टर्मिनेट करा देते थे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से फीमेल का जो रेशियो है, सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं, तो ऐसा होता है। अब क्या हुआ, एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया गया, लेकिन एमनियोसेंटेसिस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे पास में यूजफुल होता है। ऊपर देखते हैं, ऊपर मैंने एक अभी पेज छोड़ा था ना, वो इस टाइम के लिए, ये देखो ये वाली जो है ना, ये सेकेंड पेज ही है जिसको मैंने छोड़ा था, ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए देखो। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो डेवलपिंग फीटस से आपके पास में कलेक्ट किया जाता है, और इससे टेस्ट किया जाता है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर को, जैसे डाउन सिंड्रोम को चेक किया जाता है, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया को डिटरमाइन किया जाता है, और साथ साथ बेबी के सेक्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग इससे कि मेल है या फीमेल है। एक्स क्रोमोसोम हुआ तो फीमेल, XY हुआ तो मेल। ये चीज हुई है हमारे पास में। तो गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के इसको लीगलाइज किया। देखो MTP होना जरूरी भी है, और इसका मतलब एक प्रॉपर तरीके से होना और ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो MTP हुआ, एक सेकेंड, MTP को अगर मान लो हम लोग पूरी तरह से बैन कर दिए ना, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्यों? अगर मान लो कुछ प्रेगनेंसीज हैं जिसमें बेबी को खतरा है, मतलब बेबी को कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसका क्योर आज तक मिला ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो डाउन सिंड्रोम है, अरे भैया वो तो क्रोमोसोम में, उसको ठीक कैसे करोगे तुम लोग, है कि नहीं? वो तो क्रोमोसोम में बच्चा भरा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो अगर एमनियोसेंटेसिस से पकड़ में आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो उसका हम लोग एम्ब्रियोनिक लेवल पे उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेवल मतलब जब 16 सेल स्टेज हो, 32 सेल स्टेज हो, तब तक तो ठीक कर सकते हैं, बट उसके बाद तो जब फीटस बन के रेडी हो जाएगा तब तो हम लोग ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, अगर मान लो कि बेबी को कुछ ऐसा खतरा मिल जाता है तो भैया उसकी लाइफ जो है ना वो थोड़ी अनईजी हो जाएगी। तो इस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग ना,
या फिर कोई ऐसा डिसऑर्डर हमारे पास में आ गया कि मतलब जो है वो हैंडीकैप बच्चा होगा, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना कि वो उसके लिए जो है ना लाइफ थोड़ी इजी नहीं रहती है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं ना कि ये बच्चा को हम लोग बर्थ करने से बेटर है इसको टर्मिनेट करना समझते हैं, ठीक है। या फिर अगर उस बेबी से मदर को खतरा होता है कि मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम इशू हो रही होगी, तो इससे बेटर है कि बच्चे को टर्मिनेट कर दो, ठीक है। और हम लोग कर सकते हैं आगे में, तो उस टाइम पे हम लोग वो बच्चा टर्मिनेट करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। और रेप केसेस में ऐसा होता है कि फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं, अबॉर्ट करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, इस केसेस में हमारे पास में जो है MTP के हम लोग यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम लोग MTP को टोटली इग्नोर करते हैं क्योंकि फीमेल फोर्टिसाइड बहुत ज़्यादा हो गया आज के टाइम पे। तो यही था बस MTP, और कुछ नहीं है। अब हम लोग STDs थोड़ा सा देख लें। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन, इसके अलावा और बाकी जितने भी हमारे पास STDs हैं वो सारे क्योरेबल हैं अगर पहले जल्दी डायग्नोज हो जाएं तो, ठीक है। अब हमारे पास में आता है थ्रू ऑल person are vulnerable to these infection, their incidence are reported to be very high among person in the age group of 15 से 24, क्योंकि इस एज में जनरली क्या होता है ना कि आपके बहुत ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है इस बारे में, ठीक है। कुछ हम लोग सिंपल प्रिकॉशंस क्या लेते हैं, अवॉइडिंग सेक्स विद अनोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, देन ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, देन इन केस ऑफ डाउट वन शुड go to a qualified doctor for few early detection and get complete treatment if diagnosed with infection। मतलब हम लोग को ये सारी प्रिकॉशंस जो हैं वो ले लेने चाहिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं इनफर्टिलिटी। अब भैया हो गई है इनफर्टिलिटी, बच्चे हो नहीं रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग बड़े आर्टफुल तरीके से हम लोग इसको क्योर करेंगे। दैट इज बेसिकली आर्ट, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। अब देखो इनफर्टिलिटी हम लोग कब आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, इनफर्टिलिटी है ये चीज़ हम लोग कब कहेंगे प्रॉपर तरीके से, जब तक 2 साल तक जो है हमारे पास में, एक मिनट इसमें एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं ये लाइन में देख लेती हूँ। यहाँ पे देखो दिया हुआ अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ओवर all over the world including India are infertile, that is they are unable to produce children even after unprotected coitus, ठीक है, फॉर 2 years या फिर 2 years के लगभग में वो लोग ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में इनफर्टिलिटी का जो है वो केस आ जाता है, तो हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से जो है ये हम लोग देखते हैं। अब बहुत टाइम होता है कि सोसाइटी में जो है इसको फीमेल को ब्लेम किया जाता है इन चीज़ों में, लेकिन गनीमत देखो मतलब जो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि अभी तक में हमें जितने भी केसेस आए हैं ना इनफर्टिलिटी के, वो ज़्यादातर मेल के केस में आए हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी उल्टे फीमेल को ब्लेम करती है। आई थिंक ये लाइन है इसमें, इन इंडिया ऑफ्टन द फीमेल ब्लेम बट मोर देन दैट नॉट द प्रॉब्लम लाइन मेल पार्टनर। ऑफकोर्स ये है दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है देखो यहाँ पे दिया हुआ है। In India, often the female is blamed for a couple being childless, but more often than not, the problem lies in male partner। मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं मेल को जो है इनफर्टाइल होने का फीमेल से ज़्यादा, ठीक है। हालांकि दोनों ही बात जो है वो मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेल को ही एकदम कहा जाए कि आप मतलब आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं, ये चीज़ें जो है वो जेनेटिकल होती हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो है अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रहे हो तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है चीज़ों में, आपका जो है कुछ म्यूटेशन हो गया है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से सिर्फ फीमेल को ब्लेम करो या प्रॉपर तरीके से सिर्फ मेल को ब्लेम करो, नहीं, कुछ ऐसा होता है, सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती है, तो हम तो ठहरे भैया इंसान, हम तो वो करेंगे जो हमारे पहुंच से भी बाहर है। तो हमने क्या किया, आर्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आर्ट में हमारे पास में सबसे पहले आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब जो लोग कहते हैं कि मैम सर जो हमारे ह्यूमंस होते हैं उसमें इंटरनल के अलावा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, तो वो इन विट्रो का जो है शील्ड यूज़ करते हैं कि मैम इन विट्रो में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बट ऐसा है ना कि बच्चा इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो उनको कंडीशन देना पड़ता है। कंडीशन देना पड़ता है यूट्रस के अंदर का, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर, इन्वायरमेंट जो है आपका यूट्रस वाला देना पड़ता है, वो मॉइस्चर देना पड़ता है, वो आपका जो है उतनी हीट रहनी चाहिए, उतना वार्म वो जो है टेस्ट ट्यूब रहना चाहिए जिसमें आप फर्टिलाइजेशन करा रहे हो, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे हमें कंडीशन तो देनी पड़ रही है ना,
कंडीशन देनी पड़ रही है, वैसा जैसे बॉडी के अंदर है, तो इसको कहेंगे हम लोग लिविंग रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, याद है अगर मतलब पहले पुराने वाले में पढ़ना था हमें एनसीईआरटी में, कि जो हमारे पास में मेटाबॉलिज्म है ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक लिविंग रिएक्शन है, नॉन लिविंग नहीं होता है, लेकिन बॉडी के बाहर भी कहीं कहीं जो है हमारे पास में देखने को मिलता है। जैसे उसमें भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ था, और ये कहा गया था कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम लोग बॉडी से बाहर करा रहे हैं, लेकिन ये लिविंग रिएक्शन होती है। फर्टिलाइजेशन एक लिविंग जो है प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, हमें वो बॉडी वाली कंडीशन देनी पड़ती है उसको प्रॉपर लिविंग बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसमें क्या होता है कि हम लोग स्पर्म को बाहर कलेक्ट कर लेते हैं, ओवम को बाहर कलेक्ट कर लेते हैं, फ्यूज करा देते हैं, और एम्ब्रियो के बनने तक उसको फिर बॉडी में हम लोग ट्रांसफर करा देते हैं। इसको टेस्ट ट्यूब के नाम से हम लोग जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि फीमेल एकदम ही नहीं एग को जो है वो प्रोड्यूस कर पा रही है, तो किसी और हम लोग डोनर मदर को ढूंढते हैं, जहाँ से हम लोग एग लेते हैं और फिर उसको बाहर फ्यूज करा के डाल देते हैं बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसके बाद जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जाइगोट वही बाहर बना दिया, इन विट्रो के बाद में जो जाइगोट बन गया उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, हाँ। या फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, उसको 8 ब्लास्टोमेयर तक रखा या 16 ब्लास्टोमेयर तक रखा, और बनने के बाद फिर यूट्रस में ही डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद इन द फीमेल ऑल्सो could, एक सेकेंड, in vivo fertilization, fusion of male gamete within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive, ठीक है। इसके बाद गिफ्ट हो गया हमारे पास में, गैमेट ही उठा करके एक फीमेल से लिया, गैमेट उठा करके दूसरे फीमेल में डाल दिया। जो फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो दूसरे फीमेल से लेकर के गैमेट को दूसरे जिस फीमेल को प्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस करना है, उसमें डाल दिया हम लोग में, ठीक है। इसके बाद होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म पकड़ते हैं, ओवम बाहर लेते हैं, उसमें हम लोग इंजेक्शन कर देते हैं स्पर्म का, ठीक है। हम लोग मान लो स्पर्म ले लिया, सीमेन ले लिया, उसमें से अब कलेक्ट करते हैं। मान लो ये पैलेट है मेरे पास, इसमें हमारे पास में बहुत सारा स्पर्म है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक उस स्पर्म को ढूंढते हैं जो सबसे ज्यादा विग्रस अच्छी मोटिलिटी शो कर रहा है, उसको उठा करके हम लोग क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में एग के इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया हमारे पास में। अब इसमें एक बहुत मस्त सा क्वेश्चन आता है, जो कि एक बार PYQs में आ रखा है और बच्चे ने मस्त उसमें गलतियां की थी। अब इसमें पूछा गया हमसे दो चीज, हमारे पास 2 केस आता है। एक केस है एजोस्पर्मिया, एक केस है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है, स्पर्म काउंट जो होता है वो 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन होना चाहिए, लेकिन वो घट जाता है 10 से 50 मिलियन पर इजैकुलेशन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इस केस को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, मतलब स्पर्म काउंट घट गया पर इजैकुलेशन। और एजोस्पर्मिया, ए फॉर एजोस्पर्मिया, ए फॉर एब्सेंट, स्पर्म ही एब्सेंट हो जाता है पूरे बॉडी में। तो अब यहाँ हमसे पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजन्स फॉर एजोस्पर्मिया, ठीक है। मतलब पॉसिबल रीजन्स क्या हो सकते हैं, या तो जो है हमारे पास में टेस्टिस प्रॉपरली स्पर्मेटोजेनेसिस कर ही नहीं रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं रहा है, या फिर वो बंदा स्टेराइल है, उसका वेसेक्टॉमी हो गया है, तभी ये केस एजोस्पर्मिया का जाएगा। अदरवाइज ओलिगोस्पर्मिया जो होता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया उसकी वजह से भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास में अगर मान लो एक मेल है जिसको ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग कौन सा आर्ट का यूज करेंगे। अब इसमें हमारे पास में जो है वो दिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, रुक जाओ, इसमें हमें 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिफ्ट, गिफ्ट, और हमें दिया हुआ है ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ओलिगोस्पर्मिया के लिए यहाँ पे हमें इसमें से कौन सा यूज करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमें जो है, मैंने कुछ गलती की है, रुक जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन ये आ रहा है इसमें कि हमारे पास में एक मेल है जो जिसका प्रॉब्लम क्या है कि वो है ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम है उस मेल को, ठीक है। अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया है और बताना है इसमें से कि इनमें से ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट में हम लोग कौन सा जो है आर्ट यूज कर सकते हैं, जिफ्ट, गिफ्ट, ठीक है। और इसमें एक इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट कर दिया हमने पूरा स्पर्म को कलेक्ट करके, या फिर जो हमारे पास में चौथा ऑप्शन है दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में जिफ्ट, दूसरा है गिफ्ट, तीसरा है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन, और चौथा है हमारे पास में, चौथा है
इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब यूट्रस के अंदर ही क्या किया हमने, कलेक्ट कर लिया और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया, या फिर उसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन नहीं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ही ठीक है। करो, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें से ऑप्शन बच्चों ने, जो बहुत मैक्सिमम बच्चों ने गलती की है, वो उन्होंने ऑप्शन क्या दिया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही स्पर्म को जो है इजैकुलेट नहीं कर रहा है, वो कर रहा है। ऑलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, वो केस जिसमें स्पर्म का काउंट कम हो जाता है पर इजैकुलेशन। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पकड़ के हम लोग एक स्पर्म को उठा करके इंजेक्शन लगा दिया ओवम में, ऐसा नहीं करेंगे, ये काफ़ी महंगा होता है। तो हम लोग कॉस्ट फ्रेंडली भी चीज़ें देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करेंगे, मतलब स्पर्म को कलेक्ट कर लिया, काउंटिंग ही कम है ना, बट है तो हमारे पास में काफ़ी, उसको हम लोग यूट्रस में ही डायरेक्ट जा करके क्या करेंगे, इंसेमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हम लोग यहाँ पे करा देंगे। अब एक हमारे पास में आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज हम लोग कब करते हैं, जब इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो, पेनिस इरेक्ट ना कर पाता हो, इस तब कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड अब इसमें एक बहुत प्यारी सी लाइन है, सबसे लास्ट लाइन मुझे सबसे अच्छी जो लगती है इस पूरे चैप्टर में, वो ये कि ये सारे जो आर्ट है ना हमारे पास में, ये काफ़ी महंगे हैं, कॉस्टफुल है हमारे पास में। लेकिन अब इसमें एक चीज़ आता है, दैट इज यहाँ पे लास्ट में कि आर लॉ परमिट्स लीगल अडॉप्शन, ठीक है, एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पैरेंटहुड। मतलब देखो, एक तो पॉपुलेशन ड्रास्टिकली हमारे पास बूम कर रही है, और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे ऑर्फन भी हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन सबसे बेटर जो एक हमारे पास में वो होना चाहिए ना, ऑप्शन होना चाहिए ना, दैट इज अडॉप्शन। अडॉप्ट कर लिया हमने बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे जो है ऑर्फन बच्चे हैं, आपको बच्चा चाहिए, आपको पालना है बच्चा, ठीक है, तो आप ऑर्फन में जाएं, टाइम बिताएं बच्चों के साथ में, एंड उसमें से अपना जो है जिससे भी चाहे उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि उन्हें भी पेरेंटहुड मिल जाता है और आपको भी जो है, उन्हें भी मतलब पेरेंट्स मिल जाते हैं और आपको बच्चे मिल जाते हैं। तो बेसिकली आप ये चीज़ कर सकते हो, ये आपको तो एक आपके लिए अच्छा है कि आपको बच्चे चाहिए। और दूसरा इज़ दैट कि इसमें क्या होता है कि मतलब आप एक तरीके से देखो तो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो, लाइक बहुत ह्यूमैनिटी वाला काम भी कर रहे हो। और हाँ, ऑफकोर्स, तो मतलब ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड होगा। तो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर, और हाँ, ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसमें जो है क्वेश्चन प्रोबेबली हाँ, ये 3rd नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लाइक लॉजिकल टाइप का, बट मैं आपको चाहूँगी ये करना। वैसे तो क्वेश्चन सारे ही आपको करने हैं, बट मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 7 नंबर एक देख लेना, 8 नंबर एक बार देख लेना, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। और इसके बाद में ट्रू एंड फॉल्स वाले सब देख सकते हो, 11 नंबर और 12 नंबर देख लेना, करेक्ट करना स्टेटमेंट। विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर, और आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो और पढ़ने में मज़ा भी आया हो। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 11th का जो है 2nd यूनिट, वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है हमारे पास में वीडियो आएगा विथ मॉर्फोलॉजी, देन एनाटॉमी, और फिर हमारे पास में फ्रॉग आ जाएगा। तो हाँ, आई होप आज का जो सेशन है आप लोग को समझ में आया हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और यस, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।